नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। सिर पर घने बाल होना हर किसी की एक तरह से चाहत होती है, लेकिन आजकल के दौर में हम देख रहे हैं कि बाल झड़ने की जो समस्या है वो काफी आम होती जा रही है। पहले माना जाता था कि उम्र के साथ ही बाल झड़ते हैं, बाल कम होते हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि युवा और खास तौर से हम देख रहे हैं 20 साल की उम्र के बाद ही बाल झड़ना तेजी से शुरू हो रहे हैं। आखिर क्या इसके पीछे की वजह है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज लगभग हर युवा बाल झड़ने और गंजेपन की समस्या से परेशान है, जो काफी चिंता का विषय है। तो अगर आप भी बालों के झड़ने या पतले होने की समस्या से परेशान हैं, तो आज बनिए हमारे कार्यक्रम का हिस्सा। कॉल कीजिए और पूछिए सवाल। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 खास मेहमान जो अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर के.डी. बर्मन, जो कि डायरेक्टर प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर बर्मन। मेरे साथ डॉक्टर रवि रघुवंशी जुड़े हैं, डीन है ब्लिस आयुर्वेदा रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रघुवंशी। इसके अलावा डॉक्टर श्रुति गोरा मेरे साथ जुड़ी हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर है होम्योपैथी, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष, दिल्ली। डॉक्टर श्रुति गोरा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बालों के झड़ने के पीछे दरअसल कोई एक नहीं बल्कि कई कारण हो सकते हैं, जिनके बारे में आगे हम विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। कई लोगों के जो बाल झड़ने की समस्या है वो आनुवंशिक कारणों से भी होती है। ये एक ऐसी दिक्कत है जिसके लिए लोग अलग अलग इलाज करते हैं, लेकिन कोई खास फायदा नहीं मिल पाता। वहीं बाल झड़ने की समस्या या कहें बालों का कम होना या गंजापन किसी भी व्यक्ति में हीन भावना भी पैदा कर सकता है। लगभग हर इंसान को कभी न कभी किसी न किसी रूप में हेयर लॉस की परेशानी से जूझना पड़ता है। बालों का झड़ना महिलाओं में आम है, लेकिन अब युवाओं में 20 साल की उम्र से ही ये समस्या सामने आने लगी है। एक दिन में 50 से 100 बालों का झड़ना सामान्य है। हमारे सिर पर लगभग 1 लाख बाल होते हैं और इनमें से लगभग 100 बालों का झड़ना एक सामान्य सी बात मानी जाती है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं। नए बाल सामान्य रूप से झड़े हुए बालों की जगह आ जाते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। हेयर लॉस की समस्या या तो धीरे धीरे या कुछ वर्षों में विकसित हो सकती है, या अचानक भी हेयर लॉस की समस्या सामने आ सकती है। हेयर लॉस स्थायी या अस्थायी दोनों हो सकता है। हेयर लॉस केवल स्कैल्प पर मौजूद बालों को ही नहीं, पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है। हालांकि बुजुर्गों में एलोपेशिया ज्यादा होता है, लेकिन बच्चों में भी बालों के अत्यधिक झड़ने की शिकायत हो सकती है। ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिस वजह से बाल झड़ते हैं। इन कारणों का पता करके बालों को झड़ने से रोका जा सकता है। जब तक बाल झड़ने के सही कारण का पता नहीं चलता, तब तक इसका सटीक इलाज भी संभव नहीं है। तो आप भी बालों के झड़ने की समस्या से अगर परेशान हैं तो आज आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। 3 स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं जो आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे जो फोन नंबर्स हैं वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर बर्मन, पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी और समझना चाहूंगी, जो बालों के झड़ने की समस्या हम जानते हैं कि बेहद आम है, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अब तो उम्र के साथ इसका कोई कनेक्शन ही नहीं रह गया, किसी भी उम्र में बाल अब झड़ रहे हैं। क्या वजह क्या है इसके पीछे? नहीं, एग्जैक्टली ये नहीं कह सकता उम्र के साथ, बिल्कुल वो नहीं है। जो उम्र के साथ जो होता है जैसे हार्मोन रिलेटेड होता है, बाकी जो नॉर्मली बाल झड़ते हैं वो किसी और कारण से झड़ते हैं। जैसे एज पर अगर थ्योरेटिकली हम जाए तो सबसे कॉमन जो हेयर लॉस होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, इनफैक्ट मेल में भी और लड़कों में भी और लड़कियों में भी। और उसी को अगर हम लेते हैं तो जैसे एज बढ़ने हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री में किसी को हार्मोन्स के प्रॉब्लम है, मीन हेयर लॉस की पहले से प्रॉब्लम है, तो उनको थोड़ा जल्दी हो जाता है आजकल के दिन में। पहले थोड़ा लेट में आता था, तो ये फ़र्क है। अदरवाइज जो नॉर्मल कॉमन जो बाल झड़ते हैं, जिसको हम टेलोजन इफ्लूवियम बोलते हैं, जो स्ट्रेस की वजह से बा किसी बीमारी होने के बाद जो बाल झड़ते हैं, वो तो किसी को भी हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर किसी को टाइफाइड हो गया तो उसकी 15 दिन या महीने भर के बाद बाल झड़ना इट्स नॉर्मल, और वापस आ भी जाते हैं वो बाल, उसको हम टेलोजन इफ्लूवियम बोलते हैं। और अभी रिसेंटली लास्ट ईयर आई थिंक पोस्ट कोविड हेयर लॉस बहुत लोगों के समस्या थे, वो भी एक बुखार के बाद, स्ट्रेस के बाद वो हेयर लॉस है। तो ये तो कॉमन है, बट जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है वो थोड़ा सा एज रिलेटेड तो है ही। ठीक है, इनके बारे में और विस्तार से हम जानकारी लेंगे। अमन गुप्ता ने कॉल किया है, पहले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश से इन्होंने हमें कॉल किया है। अमन, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या प्रश्न है आपका। नमस्कार सर। मेरा नाम अमन गुप्ता है।
और मैं 28 ईयर्स का। और मेरा लगभग 7-8 सालों से बाल झड़ रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। और मैंने काफी कुछ ट्राई किया लेकिन कभी आराम नहीं मिला। ठीक है। अमन, आप बताइए, आपका जो स्वास्थ्य है, किसी और तरह की कोई समस्या तो नहीं है आपको? हाँ, पहले मुझे IBS हो गया था। अच्छा, आप मुझे ये बताइए अमन, अभी हमारे साथ 3 स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, आप किससे सलाह लेना चाहेंगे? कौन कौन से विशेषज्ञ हैं एलोपैथी, आप? आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, बताइए। होम्योपैथी। ठीक है, डॉक्टर श्रुति गोरा। जी हाँ। अमन, जैसे आपने बताया आपको 6-7 साल से ये दिक्कत आई है, तो इसमें कुछ चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगी। आपके फैमिली हिस्ट्री, आपके फादर के बाल उनके भी जल्दी झड़ने लग गए थे आपके जैसे, या उनके फादर के आपके बाल कैसे हैं? पापा के हमारे हल्के मतलब है चढ़े हुए, बाल तो उनके सही हैं। बाल सही हैं आपके फादर के इस एज में भी? हाँ। जी, क्या कहा सर मैम आपने? मैंने पूछा आपके फादर के हेयर कैसे हैं, उनके बाल कैसे हैं? उनके अच्छे बाल हैं। उनके अच्छे बाल हैं। तो आपने जैसे बताया आपको IBS, आई थिंक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बात कर रहे हैं हाँ आप? हाँ, हो तो गया था, अब तो ठीक हो गया। हाँ, तो उसके लिए आपने काफ़ी ट्रीटमेंट और मेडिकेशंस मेरे को लगता है आपने लिए होगा। मैंने आयुर्वेद की ट्रीटमेंट चलाया था, एलोपैथी चलाया नहीं। आयुर्वेद का ट्रीटमेंट चलाया था। तो देखिए और अभी हाँ जी, हाँ, होम्योपैथी का ट्रीटमेंट कराया, तब ठीक हो गया। अच्छा। तो देखिए आपका जो ये हेयर लॉस है, अगर आपका फादर के बाल एकदम ठीक हैं तो आपका हेरिडिटरी कॉज तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में हेरिडिटरी लॉस जो 28-29 साल के लड़के होते हैं उनमें हम देखते हैं कि हेरिडिटरी है, तो इसलिए बाल झड़ने शुरू हो रहे हैं। तो आपका एक तो आप अपना पूरा अपने थोड़े इन्वेस्टिगेशंस कराइए, कहीं आपके अंदर खून की कमी तो नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है खून की कमी होने की वजह से हेयर लॉस हो जाता है। या आपका डाइट में थोड़ा प्रोटीन इनटेक आप बढ़ाइए, प्रोटीन बढ़ाएंगे तो उससे आपका थोड़ा हेयर फॉल कम होगा। और साथ ही थोड़ा सा आप जैसे सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। बाकी डाइटरी में अगर आप विटामिन डी, विटामिन सी, आयरन, प्रोटीन, इन सब चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करेंगे तो आपको हेयर फॉल में उससे सहायता मिलेगी। और बाकी आप ज़्यादा ये ध्यान रखें कि आप ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स अपने बालों में ना ही इस्तेमाल करें। अगर आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करिए, और ज़्यादा कलरिंग वगैरह और हेयर ट्रीटमेंट्स ना कराएं ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल। डॉक्टर रघुवंशी, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी। आप मुझे आयुर्वेद के नज़रिए से थोड़ा सा समझाइए। जैसे अभी डॉक्टर बर्मन ने बताया कि बहुत अलग अलग कारण हो सकते हैं बालों के झड़ने के पीछे, आयुर्वेद भी ये मानता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन दिस सब्जेक्ट। आयुर्वेद पहले तो बाल बड़ा आवश्यक है और अनावश्यक भी है। आवश्यक इसलिए कि बाल से हमारी ब्यूटी बढ़ती है, अनावश्यक इसलिए कि बाल की वजह से बाल के खाल निकालने की हम लोग को आदत होती है। तो जोक से पार्ट, आयुर्वेद जो है 5-6 कारण इसके मानते हैं जो हेयर प्रॉब्लम के। पहला जो कारण है जो भ्राजक पित्त और रंजक पित्त को लेकर के बोला जाता है। भ्राजक पित्त एक तरीके से हेयर मेटाबॉलिज्म और स्किन मेटाबॉलिज्म को गवर्न करता है। तो बाल के जो एनाजन फेज, कैटाजन फेज, टीलोजन फेज, ये जो पूरा मेटाबॉलिज्म है दैट इज़ गवर्न बाय भ्राजक पित्ता। अगर भ्राजक पित्त में इम्बैलेंसेज है तो बाल का जो ग्रो होना, बाल का मैच्योर होना, झड़ना, जो साइकिल चलती रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाल आएंगे, मैच्योर होंगे और झड़ेंगे। लेकिन अगर इसमें इम्बैलेंसेज है, जो भ्राजक पित्ता की बात है, तो वो फेज गड़बड़ हो जाता है, तो हेयर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। दूसरा आयुर्वेद ने बताया है, दूसरा जो बताया है दैट इज़ ए प्राणावाता। प्राणावाता इज ए बैलेंसिंग फैक्टर फॉर स्ट्रेस एंड इमोशनल हेल्थ। जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी उस समय बाल झड़ने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स बढ़ जाते हैं, अक्सर देखा गया है। तीसरा है द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वेसल थ्रू द हेयर फॉलिकल्स, जो गवर्न करता है व्यानावाता से। उसमें गड़बड़ी होने की वजह से जितनी भी न्यूट्रिएंट की सप्लाई है तो ब्लड वेसल्स हेयर फॉलिकल्स को नहीं होने पाता है, उसकी वजह से हेयर प्रॉब्लम होने लग जाती है। एंड द फोर्थ फेज जो बताया क्या फैक्टर, जैसे अनुवांशिक कारण है, जो हेरिडिटरी फैक्टर है, जिसमें जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर बाल्डनेस और बाकी हेयर प्रॉब्लम्स में। गर्ल्स में ये जीन्स रिसेसिव होता है, इस वजह से लड़कियों में ये प्रॉब्लम हेयर फॉल की बड़ी कम मिलती है। लेकिन ये जीन्स मेल में डोमिनेंट होता है, इस वजह से इनमें ज़्यादा हेयर फॉल की टेंडेंसी मिलती है। पांचवा जो फैक्टर बताया गया है वो बाह्य कारण है, जिसमें जो है इन्फेक्शन, खास करके फंगल इन्फेक्शन। दूसरा जो है पोल्यूटेंट एंड एलर्जी,
खास करके दिल्ली एनसीआर में आई थिंक सभी लोग इससे वाकिफ़ होंगे कि जो इतने भी पोल्यूशन है एक मेजर फैक्टर है हेयर फॉल करने का। वो सिर्फ एयर पोल्यूशन की बात नहीं है, वाटर में जो हम ये पानी यूज़ कर रहे हैं वो भी एक कारण बनता है जो हेयर फॉल के। ये मोटे मोटे 5 फैक्टर्स आयुर्वेद में बताया गया जिसकी वजह से हेयर प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा ढेर सारे फैक्टर्स हैं, आगे चलकर हम कैसा इसका निदान करेंगे, क्या चिकित्सा होगी, हम बात करेंगे। बिल्कुल। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, दिव्य ज्योति ने हमें ओडिशा से कॉल किया है। दिव्य ज्योति, बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। बताइए क्या समस्या है आपकी। नमस्कार, मैं दिव्य ज्योति, मैं उड़ीसा से बात कर रहा हूँ। मैं अभी यूजी थर्ड ईयर फिजिक्स का छात्र हूँ, ठीक है। मेरे बाल जो है वो 18 साल की उम्र से झड़ने शुरू हो गए थे, बहुत पतले हो रहे थे तब। तो मैं इनिशियल स्टेजेस में एम्स विजिट किया और एम्स में वो फिनिस्टाइड या कुछ टैबलेट दिए थे, वो जितना भी मेडिकेशन था वो 1 साल तक फॉलो किया हूँ। फिर जब दिखाने के लिए बोले थे फिर कुछ ज्यादा असर हुआ नहीं था, मतलब बाल झड़ने तो रुके नहीं थे, बस और झड़ गए थे बाल। तो फिर मैंने वो मेडिसिन बंद कर दिया फिर 1 साल के बाद। तो फिर मैं आयुर्वेदिक में शिफ्ट हो गया और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने लगा। तो फिर वो 1 साल के लिए चला, पर उससे मतलब ये हुआ कि अभी के टाइम पे आयुर्वेदिक यूज करने के बाद भी मेरे बाल जो है वो 90% तो झड़ चुके हैं पूरा। ठीक है दिव्य ज्योति, अब आप किस स्वास्थ्य विशेषज्ञ से, किस पैथी के विशेषज्ञ से आप सलाह लेना चाहेंगे? शायद दिव्य ज्योति इस समय हमारे साथ नहीं है। डॉक्टर बर्मन, पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि वो लगातार इलाज ले रहे हैं और कह रहे हैं 18 साल की उम्र से ही बाल झड़ रहे थे, तो क्या आपको लग रहा है कि सही वजह का पता होना जरूरी है क्या इसमें? नहीं, जिस तरह से वो बता रहे हैं वो तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होते हैं। अच्छा। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया इज प्रोबेबल द डायग्नोसिस। इवन जो ट्रीटमेंट लिया है उसने फिनेस्ट्रॉइड, दैट इज एंटी एंड्रोजन थेरेपी। अच्छा। तो वो भी हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में ही देते हैं। तो ये जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है ये नॉर्मल आपकी लाइफ के साथ होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सर्टेन एज में बाय द एज ऑफ पोवर्टी, आप 12-15 साल की उम्र में आपकी लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना चालू हो जाता है, उसी तरह से वो हार्मोन्स के इफेक्ट धीरे धीरे जैसे बढ़ते हैं आपकी, तो मेल पैटर्न हेयर लॉस जो होता है वो हार्मोन के इफेक्ट जो आपकी हेयर में इफेक्ट पड़ता है, तो उस वजह से जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेंगे वो गिरते जाएंगे। तो वो दैट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस, हम उसको बीमारी नहीं बोलते। बीमारी अगर होते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी दवाई दो बा कोई भी रिप्लेस करो तो ठीक हो सकते हैं। पर जो चीज़ें नॉर्मली आपके बॉडी से ही हो रहा है तो वो उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकता। तो एंड्रोजेंस व जो फिनिस्ट्रॉइड वगैरह हम जो देते हैं, फिनिस्ट्रॉइड हो गया और जो दूसरा जो दवाई अभी बता रहे थे लगाने की कोर्स लिया था, मोस्ट प्रॉब्लम जितना भी देते हैं वो हम लोकल सर्कुलेशंस को बढ़ाने के लिए देते हैं, सो दैट उस एरिया उस जगह में हेयर ग्रोथ हो। और एंड्रोजेंस जिससे हार्मोन की इफेक्ट कम हो, एंटी एंड्रोजन जो हम देते हैं फिनेस्ट्रॉइड, तो उससे आपकी हेयर को मेंटेन रहे, हमारा पर्पस वही होता है। और ये नहीं है कि भाई आपने 1 साल दवाई ले लिया तो वो बाल कंटिन्यू मेंटेन रहेंगे, वो मेंटेन नहीं रहेगा। जैसे आपने बंद कर देंगे आपकी हेयर नॉर्मली हो जाएगा, क्योंकि वो नॉर्मल कोर्स है आपकी। तो नॉर्मल कोर्स को हम रोक नहीं सकता। हम अक्सर बहुत बार एग्जांपल देते हैं, कोई नदी बहते हैं तो वो समंदर में जाना ही जाना है। आप उसके पानी चाहिए तो आपको डैम बना लो बस, और डैम छोड़ेंगे फिर पानी वापस चले जाएगा। तो सिंपल सी बात है वो। बिल्कुल। डॉक्टर रघुवंशी, क्योंकि अगर हम बहुत जेनरिक तौर पर बात करें तो जैसे आपने पानी के बारे में बताया, पॉल्यूटेंट्स के बारे में बताया, आजकल हम देख रहे हैं कि खाना पीना जो है और जो पूरी लाइफस्टाइल है वो बहुत बहुत बदल गई है। बिल्कुल। तो इसका भी असर बालों पे पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ता है। देखिए, सिंपल सा लॉजिक है, इसमें बहुत ज़्यादा विज्ञान समझने की ज़रूरत नहीं है। हम बाल तो खाते नहीं है ना, स्किन भी नहीं खाते, नाखून भी नहीं खाते, खाते हैं आहार लेते हैं। उसी फूड से ही आपका स्किन बन रहा है, उसी फूड से आपका हेयर बन रहा है, उसी फूड से बाकी चीज़ें बन रही हैं। तो आपका जो फूड है बेसिकली वो फ्यूचर बॉडी टिश्यू होने वाला है। तो जो भी आप खाओगे वही आपके बॉडी में जा कर के वो ट्रांसफॉर्म होगा हेयर्स के रूप में, स्किन के रूप में, जो भी है। तो फूड इज़ अ वेरी इसेंशियल पार्ट टू ग्रो हेयर एंड टू ऑल द फिजियोलॉजी ऑफ स्किन एंड हेयर हेल्थ, नंबर 1। दूसरा इसमें जो होता है, खाना खाने के बाद अक्सर देखा गया है लोगों का जो डाइजेस्टिव अपसेट्स है, मतलब खाना तो खाया, जो भी न्यूट्रिएंट फूड खाया सब कुछ है, बट उस खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो खाना बिना डाइजेस्टेड बाहर चला जा रहा है शरीर के। अगर मान लो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट भी हुआ तो बॉडी में एसिमुलेट नहीं हुआ। तो तीनों लेवल पे प्रॉब्लम है। आपका तो आहार विहार हो तो ठीक नहीं है, दूसरा जो डाइजेशन भी सही नहीं है, थर्ड लेवल पे जो आपका एसिमुलेशन जो होना चाहिए प्रॉपर तरीके से वो भी नहीं हो रहा है।
जब तक इन 3 चीज़ों पे हम काम नहीं करते हैं तब तक पूरा ओवरऑल इफेक्ट मिलता नहीं है। अक्सर क्या होता है, हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन तो कर लेते हैं, एक्सटर्नल शैम्पू लगा लिया, वो भी शैम्पू ज़्यादातर मार्केट में केमिकल शैम्पू है ना। ऑयल का अप्लाई किया, ऑयल लेने के पता चला हेयर ऑयल लो। ज़्यादातर हेयर ऑयल अगर आप देखोगे मार्केट में आंवले का भी फॉर एग्जाम्पल आंवले का ऑयल है तो दैट इज़ ए मिनरल ऑयल, उसमें आपने आंवले का परफ्यूम डाल दिया और ग्रीन कलर डाल दिया, जो चेक द इंग्रेडिएंट, दैट इज मिनरल ऑयल, इज पेट्रोलियम एक्चुअली ना। तो आपने हेयर को नरिश नहीं कर रहे हो, आप उसको केमिकल दे रहे हो, आपको उसको ट्रीटमेंट के बजाय उसको हार्म कर रहे हो ना। तो अगर हम संपूर्ण इससे सोचें तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हमने खुद जनरेट किया है। तो जनरेट किया तो समाधान भी हमारे हाथ में। तो स्टार्ट एटलीस्ट फ्रॉम ए गुड फूड, हेल्दी डाइट, एनफ वाटर एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। बिल्कुल, ये भी बहुत ज़रूरी है। एक कॉलर और हैं, उनका सवाल हम ले लेते हैं। काजल ने राजस्थान से हमें कॉल किया है। काजल, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या समस्या है, क्या प्रश्न है? जी मैम, हमारे पास बहुत झरने हो गए और कमजोर भी है। काजल, क्या उम्र है आपकी अभी? 19 साल। और कब से बाल झड़ने की समस्या है काजल आपको? ये हो गए 1 साल तो हो गया, बहुत बाल झड़ते हैं, कमजोर बढ़ भी नहीं रहे बाल अब। अच्छा, आपने किसी डॉक्टर को दिखाया अभी तक? हमें किसी को नहीं दिखाया, टीवी पे देखा था नंबर इसलिए फोन किया। ठीक है काजल, आप हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर श्रुति गोरा, सिर्फ 19 साल की उम्र है काजल की, आप कुछ और पूछना चाहेंगे? जी हाँ काजल, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपको और कोई साथ में समस्या तो नहीं है? किस चीज की मैम? कोई थायराइड की समस्या हो आपको? नहीं मैम, मेरे तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, आपका हीमोग्लोबिन, आयरन वगैरह ठीक है आपका? आपने हाँ। कभी अपने नॉर्मल टेस्ट कराती हैं आप? सफेद बाल भी मैम बहुत ज्यादा ही है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपको, और आपका वैसे सब पैरामीटर्स नॉर्मल हैं? आपको आयरन, आपने अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट कराया है? आपका हीमोग्लोबिन कितना है? सही है मैम, एकदम सही है। और थायराइड की कोई समस्या? थायराइड की समस्या तो नहीं है आपको? नहीं मैम। नहीं है। और कोई प्रॉब्लम आपको, पीरियड्स को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम? बाल की है। हाँ जी, सिर्फ बालों की दिक्कत है मैम, और तो कोई बीमारी नहीं है। देखिए इस एज में जब हमारा ये अब आप 19 साल बता रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको अपने डाइट में मॉडिफिकेशंस लाने पड़ेंगे। अगर आपका कोई और रीज़न नहीं है तो आपको थोड़ा सा एक तो आपको अपने नरिशमेंट, अपना डाइट अच्छा रखना है काजल, कि आप थोड़ा आयरन ज़्यादा लीजिए, प्रोटीन ज़्यादा लीजिए डाइट के अंदर। और आप कोई ज़्यादा पार्लर वगैरह में ज़्यादा ट्रीटमेंट्स तो नहीं कराती हैं ज़्यादा? जी मैम, पार्लर जाते ही नहीं है। पार्लर जाते ही नहीं है आप? हाँ। तो ठीक है, आप थोड़ा सा अपना, अगर आपके और सारी पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, आपको और साथ में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको अपना डाइट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, अपना केयर कीजिए, बालों को रेगुलरली आप सफाई रखिए, शैम्पू कीजिए हफ्ते में 2 से 3 बारी, ऑयलिंग आप रेगुलर, एसेंशियल ऑयल्स आते हैं आप उनसे, या ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल जो हमारे नॉर्मल होते हैं उनसे हल्की हल्की मसाज कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, प्रोटीन ज़्यादा लीजिए। डॉक्टर श्रुति कि काजल कह रही हैं कि उन्हें कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो टेस्ट कराएं तो चीजें और समझ में आए। मैंने उनसे पूछा, क्योंकि देखिए ये फीमेल्स के अंदर जैसे 18 से 19 साल की उम्र में बहुत कॉमन रीज़न है एनीमिया, क्योंकि प्यूबर्टी लगभग 13 से 14 साल की उम्र में पीरियड्स होने शुरू होते हैं, तो एक फीमेल का ब्लड लॉस भी होता है वहाँ पर। और आजकल जो फीमेल्स में एक बहुत कॉमन एसोसिएटेड हार्मोनल कॉज आ रहा है, वो आ रहा है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। तो ये दोनों चीज़ें जब साथ में मिल जाती हैं तो ये हार्मोनल रीज़न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से हेयर थिनिंग, क्योंकि 18 से 19 साल की उम्र में अदरवाइज़ हेयर थिनिंग का और कोई रीज़न नहीं बनता है, अगर उनके और कोई कॉजेज़ नहीं है तो दैट मीन्स अगर या तो वो उनकी डाइट अच्छी नहीं है, या कुछ उनके लाइफ में ऐसा स्ट्रेस फैक्टर है, या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है। तो इनको एक बार ही अपना, मैं तो इनको यही सलाह दूंगी कि अपना एक बार ही आयरन लेवल ज़रूर, क्योंकि एनीमिया एक बहुत कॉमन कॉज है जो हमारे पास एडोलेसेंट गर्ल्स आती हैं, उनके अंदर हेयर फॉल का आयरन की कमी की वजह से हो रहा है। तो इनको एक बार ही, अगर ये किसी विशेषज्ञ को दिखाएं, अपने एक बार ही पैरामीटर्स सारे टेस्ट करा लें, तो इनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिल्कुल। एक कॉलर और है, ओम प्रकाश ने हमें उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका? ओम प्रकाश जी, टीवी की आवाज़ बिल्कुल कम कर दीजिए और एक बार में अपना सवाल पूछिएगा। हम यही कह रहे हैं कि हमारा 8 साल 9 साल हो गया है, लमसम में हमारा धीरे धीरे वो बाल जो है बीच का खाली हो गया है, केवल रोम रोम जैसा बचा हुआ है। ठीक है ओम प्रकाश जी, उम्र क्या है आप? जी 32 साल। डॉक्टर बर्मन, देखो ये जो आप बता रहे हैं 20 वाले जो एरियाज खाली होना, वो मेल पैटर्न हेयर लॉस है, जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जो है
जो हमने पहले भी सेम चीज़ें बता चुका हूँ, हाँ, वही है आपकी। तो इसकी तो ये कोई बीमारी में गिनती नहीं करते, बेसिकली नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है। तो इसमें जैसे हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, अगर इसकी कंटिन्यूसली आप इलाज करते रहेंगे तो आपकी बाल मेंटेन रहेगा, और अगर नहीं कराते हैं तो फिर वापस वो नॉर्मल फेज में चले जाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है। हाँ डॉक्टर बर्मन, क्योंकि बहुत बड़ा कारण जो है वो अनुवांशिकता भी है, हेरिडिटरी। अगर मान लीजिए हमारी फैमिली में ऐसा चला आ रहा है, वो पैटर्न हमारे में भी आएगा। लेकिन आजकल आप जानते हैं कि लोग चाहते हैं कि वो अच्छे लगे, सोशल मीडिया का भी ज़माना है। क्या कुछ हो सकता है कि वो प्रोसेस थोड़ा लेट शुरू हो, या उस तरह से हेयर फॉल ना हो, हेयर लॉस हो तो कम हो? उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो उसी के लिए अभी जो हम थोड़ा देर पहले बात किया था, एंटी एंड्रोजन्स अच्छा, थेरेपी हम देते हैं, साथ में जो हेयर जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, ऐसा वाला मिनोक्सिडिल प्रॉब्लम जो है ना, वो हम लगाने के लिए देते हैं। सो दैट उस एरिया को आप मसाज करेंगे तो उस एरिया की स्कैल्प की जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेंगे, तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स पहुंचने हैं ज़्यादा पहुंचेंगे, उस वजह से आपकी हेयर ग्रोथ कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है। और अगर हम एंटी एंड्रोजन देते हैं साथ में, तो जो हार्मोनल इफेक्ट की वजह से जो आपके बाल झड़ रहे हैं उसको बंद करेंगे। बिल्कुल। तो ये लेंडनिंग प्रोसेस है, लेकिन हमने जैसे थोड़ा देर पहले बताया था कि अगर आप छोड़ेंगे तो फिर वापस जाना है, बिल्कुल हो जाएगा। बिकॉज ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है। ठीक है। क्योंकि उम्र के साथ साथ हर किसी के जोड़ियाँ आते हैं जो है, बिल्कुल। तो उसी तरह से थोड़ा बहुत चेंजेस तो आना ही है। ठीक है। हमें मुकुल ने कॉल किया है, उत्तर प्रदेश से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकुल, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। मुकुल कुशवाहा, आप प्रश्न पूछ सकते हैं अपना। थैंक यू मैम। मेरा नाम मुकुल है, जी 18 साल का हूँ मैं। 18 साल। मैम मेरे बालों में डैंड्रफ और गैपिंग और बाल झड़ने की समस्या है फिलहाल में। आपने 18 साल उम्र बताई है मुकुल? यस मैम। ठीक है। ये बाल झड़ने की समस्या आप को कब से है? और डैंड्रफ क्या सर्दियों में होता है या लगातार नहीं रहता मैम, है? डैंड्रफ मेरे 1 साल हो गया, जा नहीं रहा वो। आपने डॉक्टर को दिखाया है किसी? डॉक्टर, हाँ यस मैम, दिखाया था। फायदा नहीं? डर्मेटोलॉजिस्ट थे वो जी। उन्होंने कुछ ऑयल बताए थे, पर उनसे फायदा नहीं मिला। जब तक यूज किया था अभी तक फायदा था। अच्छा मुकुल, अभी बताइए, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, आप किस डॉक्टर से बात करना चाहेंगे? मैम आपकी, अच्छा किसी से बात करा सकती हैं आप। ठीक है डॉक्टर रघुवंशी, क्योंकि जब डैंड्रफ की बात आती है तो डैंड्रफ को कई लोग तो बहुत हल्के में लेते हैं। कई मानते हैं कि नहीं, सर्दियों में हो जाती है डैंड्रफ की समस्या, लेकिन डैंड्रफ की समस्या बालों को कितना नुकसान पहुंचा सकती है? और जैसे बता रहे कि 1 साल से लगातार इन्हें समस्या है, तो क्या वजह हो सकती है? देखिए, एक तो 18 ईयर एज है, तो डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा हल्का सा गंभीर होना चाहिए। एंटी डैंड्रफ जितने ट्रीटमेंट है, अगर मान लो एंटी डैंड्रफ की बात की जाए, स्कूल मेडिसिन या एलोपैथिक मेडिसिन की भी बात की जाए, तो डेफिनेटली वो डैंड्रफ फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है पूरा। बट उसमें प्रॉब्लम यही होता है कि जो सेल की इम्यूनिटी है, जो हेयर सेल्स है, उसकी इम्यूनिटी भी कंप्रोमाइज़ होती है, तो फिर दोबारा जो है वो रिकरेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं इनको एक बड़ा सिंपल सा एडवाइस दूंगा, अगर इसको फॉलो कर लेंगे 2-4 महीने तक, अगर न 2-4 महीने, 10 दिन में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा वैसे। तो ये क्या करें कि गोले का तेल, नारियल का तेल, गोले जो होता है 100 ग्राम नारियल का तेल ले लें, और 25 ग्राम के आसपास नीम हर जगह उपलब्ध है, नीम की पत्ती को साफ़ करके उसको क्रश कर लें, ठीक है ना। उस गोले को तेल की धीमी आंच पे उसमें उसको नीम की पत्ती जो क्रश किया है 25 ग्राम, उसको उबालें। उबलेगा तो उसमें जो है फेन उत्पन्न होगा। तो जब धीमी आंच पे उबालें, जैसे धीरे धीरे उबलते उबलते उसका फेन ख़त्म हो जाएगा, इसका मतलब उसके अंदर का मॉइस्चर पूरा ख़त्म हो गया। उस पर जैसे ही उसको सिम बंद कर दें होने के बाद, तभी 20 ग्राम कपूर उसको क्रश करके उसमें डाल दें। फिर जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए, उसको छान करके एक बॉटल में रख लें। रोज़ रात को सोते वक्त हेयर रूट्स पे अच्छे से लगाएं उसको, और लगा करके सुबह मॉर्निंग में रीठा खरीद लें मार्केट से, या कोई भी जो प्योर हर्बल हो, उसका बेस केमिकल ना हो। शैम्पू में बहुत वैरायटी, अगर समझ आता तो रीठा मिल जाएगा आपको। रीठा रात को जो है उसको भिगो दीजिए, उसको भी उसी से साफ़ कर लीजिए। आप देखेंगे 4 से 5 दिन में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर इसको कंटिन्यूस 4 महीने तक करोगे, देख तो बॉडी की जो हेयर सेल की उसकी इम्यूनिटी ग्रो होगी, और इसका बड़ा अच्छा एंटी डैंड्रफ इफेक्ट होगा। उम्मीद ऐसा है कि दोबारा नहीं होगा, लेकिन बाल धुलने के बाद
धूप में अच्छे से सुखाएं उसको, मॉइस्चर न रहने पाए। अगर मॉइस्चर रहेगा, आपने गीले में रहेगा तो फिर दोबारा हो जाएगा। उसको अच्छे से सुखाएं। रात को जो मैंने जो प्रिपरेशन बताया हल्का उसको लगाएं, सुबह रीठे से साफ़ करें। आपका डैंड्रफ 4 महीने बाद मुझे नहीं लगता दोबारा रिकर करेगा। बिल्कुल, तो इस उपाय को अपना कर देखें आप भी, और उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर फ़ायदा हो। हमारे साथ पलविन तमांग जुड़े हैं, सिक्किम से हमें कॉल किया है। पलविन तमांग जी, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए क्या समस्या है, क्या सवाल है आपका? कॉल किया है पलविन तमांग जी, शुक्रिया मैं कॉल करने के लिए। बताइए क्या सवाल है? हमारा ना समस्या टीवी का बाल झाड़ जाता है। पलविन, आपकी आवाज़ हम तक सही तरह से नहीं आ रही। आप टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद कर दीजिए और फिर एक बार में अपना सवाल पूछिए। नहीं, वो टीवी का ना जी, बाल गिर जाता है। आप अपनी वाइफ के बारे में सवाल कर रहे हैं, उनके बाल झड़ रहे हैं। ठीक है, उनकी उम्र क्या है? वो 25 साल। 25 साल। अच्छा, और ये जो समस्या, ये प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है या कुछ समय पहले से है? वो 1 साल पहले वो था ना। हाँ, उस टाइम। अच्छा, 2-1 साल से है। ये पोस्ट प्रेगनेंसी तो ये शुरू नहीं हुई है समस्या? ना, बच्चे होने से पहले था, उसके बाद। हाँ, अच्छा, ठीक है। पलविन, जो हम समझ पा रहे हैं कि आपके बच्चे हुए हैं और आपकी पत्नी को बच्चे होने के बाद ये समस्या शुरू हुई है। ठीक है, जो मुझे बता पा रही है टीम, वो ये कह रहे हैं कि पोस्ट प्रेगनेंसी समस्या नहीं है डॉक्टर परमन। हाँ, पोस्ट प्रेगनेंसी समस्या नहीं है। हाँ, नहीं है। नहीं, अभी तो उसने बोला बच्चे हुआ था। हाँ, जितना हम समझ पाए और जो टीम ने बताया। पलविन, आप क्या अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं? हाँ जी। हाँ, आप मुझे ये बताइए, क्या बच्चे होने के बाद आपकी पत्नी को ये समस्या शुरू हुई है? हाँ जी। हाँ, ठीक है। जो पोस्ट प्रेगनेंसी बाल झड़ना जो है वो एक स्ट्रेस के कारण से होता है। एक नॉर्मल स्ट्रेस जो है, प्रेगनेंसी एक कारण है और उसके साथ साथ जो स्ट्रेस है वो भी दूसरा कारण है बाल झड़ने का। क्योंकि प्रेगनेंसी के समय बहुत सारे न्यूट्रिशंस की भी हमें कमी हो जाते हैं, जो हमारा अपेंडेजेस, जो हेयर ग्रोथ्स वगैरह में काम आते हैं। साथ में प्रेगनेंसी एक ऐसा स्ट्रेस है जिसमें बहुत स्ट्रेस बढ़ जाता है हम सबके, तो उसके कारण से भी होते हैं। इनफैक्ट आफ्टर प्रेगनेंसी भी, अगर प्रेगनेंसी के बाद भी बच्चे के साथ आप रहेंगे तो साथ में स्ट्रेस होंगे। इनफैक्ट और छोटे बच्चे हो तो आपकी प्रॉपर नींद नहीं आएगा और प्रॉपर सो भी नहीं पाएंगे, ये भी होता है। ये सारे कारणों की वजह से बाल झड़ते हैं। लेकिन ये जो हम बताए पोस्ट प्रेगनेंसी जो बाल झड़ना है, वो टेलोजन एफ्लुवियम होते हैं, वो यूजुअली वापस भी आ जाते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी कंटिन्यूस रहे, नॉर्मली वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो यानी थोड़ा सा पोषण, खान पान का भी ध्यान रखें, और अगर इस तरह से ध्यान रखा जाए तो हो सकता है जो बाल झड़ने की समस्या है वो दूर हो जाए। डॉक्टर श्रुति गोरा, अभी जो आप बता रहे हैं पोस्ट प्रेगनेंसी ये समस्या हो जाती है, आम है। कोविड के बाद इतनी समस्या क्यों लोगों में सामने आई है? कोविड के बाद लगभग हर दूसरा आदमी कह रहा है कि बाल झड़ रहे हैं उसके। देखिए, कोविड ने हमारे जो एक इम्यून सिस्टम है उस पर उसका बहुत ज़्यादा एक एडवर्स इफेक्ट था। मतलब एक बॉडी हमारी बिल्कुल वीक हो गई थी। जैसा हम लोगों ने देखा कि लोगों के अंदर कितना मोर्टेलिटी, तो लोगों की मौत भी हुई और जो हुए तो काफ़ी सीरियस उसके इम्प्लिकेशंस थे। तो इसने हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा वीक कर दिया। तो जो हमारे हेयर भी हैं, हेयर एक हमारा एक्सटर्नल पार्ट है, जो हमें हमारा बाल दिख रहा है। ये इससे ज़्यादा ज़रूरी हमारा जो हेयर फॉलिकल है, वो एक हमारी जो स्किन है, स्कैल्प की स्किन है, वो भी एक नॉर्मल सेल से ही बनी हुई है, जैसे हमारे बाकी के बॉडी पार्ट्स बने हुए हैं। तो जहाँ हमारी पूरी बॉडी इफेक्ट हुई है, तो वहाँ पर हेयर्स पे भी इफेक्ट आना है, वो एक लाजमी सी चीज़ है। क्योंकि अब कोविड ने तो हमारे पूरी बॉडी को ही सारे टिश्यूज, सारे सिस्टम्स को इफेक्ट किया है, तो वो सेल सारे इफेक्ट हुए हैं। तो हेयर फॉल होना वो बहुत ही एक कॉमन सा एक चीज़ आई जो देखने को आई कोविड के बाद होना। और जैसे अभी ये जो लेडी जिनसे अभी हम बात कर रहे थे, जैसे पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर फॉल, ये भी एक फीमेल्स में सबसे मोस्ट कॉमन कॉज हेयर फॉल का है। और इसके अंदर इनको एक तो स्ट्रेस, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, प्रेगनेंसी के बाद एक इमोशनल स्ट्रेस से भी फीमेल जूझ रही है। तो इसके लिए इनको थोड़ा सा अगर अपना एक इनको मेडिकेशन की भी ज़रूरत है। मतलब मैं तो इनको सजेस्ट करूँगी, अगर ऐसे केसेस में होम्योपैथी बहुत ही कारगर साबित होती है। साथ में इनको अगर डाइटरी न्यूट्रिशन का भी साथ में ध्यान रखेंगे और साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे, तो उसमें
काफ़ी ज़्यादा इनको सहायता मिल सकती है। ठीक है, अब जब स्ट्रेस की बात कर रहे हैं डॉक्टर उघनची, आपने भी इस बात का जिक्र किया था, स्ट्रेस तो हम एक तरह से मानते हैं एक पार्ट बन चुका है, लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। अब प्रेगनेंसी की बात हो रही है, एक नया फेज शुरू होता है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन तक की हम बात सुनते हैं। तो ये तनाव, अब स्टूडेंट्स की बात देख लीजिए, वो कंपटीशन पढ़ाई को लेकर वो तनाव में है, लोग अपनी जॉब को लेकर तनाव में है, सोशल मीडिया का तनाव अलग तरह का है, एक बेहतर जिंदगी जीने का तनाव है। कैसे इसको कैसे किया जाए, कैसे लाइफ में क्या बदलाव लाए जाएं, या क्या ऐसे रूल्स हैं जिनका पालन किया जाए ताकि स्ट्रेस दूर रहे और शरीर तो स्वस्थ रहे, बाल भी स्वस्थ रहे? बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेस का मैंने बताया कि जो है दूसरा कारण ही जो हेयर फॉल को बारे में बताया गया है प्राणवाद। प्राणवाद बेसिकली गवर्निंग फैक्टर इमोशनल हेल्थ एंड स्ट्रेस को केवल हेयर के लिए नहीं बल्कि बाकी जो बॉडी के ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी उसको बैलेंस रखें। अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं या कोई भी लिविंग है तो उसमें स्ट्रेस होना स्वाभाविक है। स्ट्रेस तो होगा, स्ट्रेस फ्री मतलब वो सी इज लाइक ए स्टोन, स्ट्रेस तो होना ही होना है, लेकिन किस लेवल पे हो, एक टॉलरेंट लेवल भी बॉडी के अंदर होना चाहिए। ये हमें खुद, हमारी चॉइस होती है कि हम उसको कैसे लाइफ को ले जाएं। तो जब भी हम चूज कर रहे होते हैं, चूज करना कोई भी एक्ट, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे टारगेट में हो, ऑफिस में हो, जॉब्स में हो, जो टारगेट्स चूज करना है वो चूज करने समय हम बड़े ही फोकस तरीके से रहें। ऐसा ना चूज कर लें जिसको फुलफिल करने के लिए हमारी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाए और पता चला हमने चूज कर लिया और गोल अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हमेशा अपना गोल रियलिस्टिक अप्रोच में रखें, ये रियलिस्टिक है, इसी हिसाब से हमें चलना है, नंबर 1। नंबर 2, हम कभी भी उस गोल को अचीव करने के लिए अपना जितना मैक्सिमम एफर्ट है वो तो देना है, लेकिन उसके लिए ये सोचना कि अब वो पूरा नहीं हो तो मेरा लाइफ एंड हो गया, अब मैं एक डिप्रेशन, एक वो फेज आता, वो कभी नहीं सोचना चाहिए। लाइफ एक इटर्नल है, एक शाश्वत चीज़ है, वो कभी ख़त्म होनी नहीं है। आपका वो गोल अचीव नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगला गोल होगा, वो अचीव होगा। तो लाइफ एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर हम इसको अपने दिमाग में, अपने जहन में उसको अडॉप्ट कर लें और इसको डेली टू डेली प्रैक्टिस करें तो ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता दूर। स्ट्रेस इज़ ईजिली मैनेजेबल थिंग, आप उसको मैनेज कर सकते हो। प्राणायाम है, योग है, आयुर्वेद के कुछ हर्ब्स है, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, इसका रोज सेवन कर सकते हो। एटलीस्ट दे कैन अपलिफ्ट योर मेंटल थ्रेशोल्ड लेवल, सो यू कैन इजीली कोप अप विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है सिमरन, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिमरन ने हमें कॉल किया है, राजस्थान से हमारे साथ जुड़ी हुई है। सिमरन, आपका स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका? सिमरन, अगर आप सुन पा रही हैं तो अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम, मेरे बाल बहुत झड़ते हैं और डैंड्रफ है बालों में। ठीक है, हाँ, अभी हमने इस पॉइंट को डिस्कस भी किया था। फिर आप अपनी उम्र बताइए सिमरन, क्या है और कब से ये समस्या है आपको? 17 साल। और कब से आपको ये प्रॉब्लम है बाल झड़ने की और डैंड्रफ की? गर्मियों से। ठीक है सिमरन, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, आगे भी जब हम चर्चा करेंगे तो इस बारे में एक बार फिर से हम आपको बताएंगे। आप कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर बर्मन, एक चीज़ और है कि आजकल जैसे न्यूट्रिएंट्स की बात आप लोग करते हैं कि प्रोटीन ज़रूरी है, आयरन ज़रूरी है, तमाम विटामिन हैं जो ज़रूरी है। ऐसे में क्या हो रहा है कि लोग अपने मन से सप्लीमेंट्स भी लेना शुरू कर रहे हैं। कोई विटामिन ई ले रहा है, प्रोटीन के पाउडर्स ले रहे हैं। ये अपने आप सप्लीमेंट्स को शुरू करना और सही मात्रा का भी ना पता होना कब कितना लेना है, ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है? ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इनफैक्ट मतलब कह सकते हैं कि हमारा बॉडी इस तरह से बनाया जाता है कि जब भी कोई हमें रिक्वायरमेंट होता है, हमारा अंदरूनी चीज़ें ऐसे बता देते हैं कि आपको ये लेना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम देना चाहूँगा, जैसे एक छोटे से बच्चा होता है तो वो मिट्टी खाना चालू कर देते हैं। डेट मीन्स उस समय उनको कैल्शियम की ज़रूरत है, इसलिए वो अपने आप से मिट्टी खाना चालू कर देते हैं। और उसी तरह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत से लेडीज़ आप बोलेंगे कि मुझे खट्टा खाने हैं, तो वो खट्टा क्यों खाना है? बिकॉज इमीडिएटली दैट टाइम उस समय आपको विटामिन सी का ज़रूरत है। तो उसी तरह से हमें जो चाहिए ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी हमें आगाह कर देते हैं कि आपको ये लेना ज़रूरी है। तो ये अननेसेसरीली चीज़ें हमें जो एक्सेस में लेना है वो तो हम हमेशा हार्मफुल है। जैसे हम बताते हैं, अगर हम खाना भी एक्सेस में खा लेते हैं, ओवरवेट हो जाएंगे तो आपकी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं।
ओवरवेट की वजह से हम सब जानते हैं कि कितना प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अगर हम अपनी तरफ से बोलेंगे। और स्किन में तो इतना सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, मतलब पिगमेंटेशन चेंज होना, बहुत कुछ हो सकते हैं। तो इसलिए एक चीज़ें कहना है कि कोई भी अननेसेसरी चीज़ें अनलेस अनटिल आप किसी डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करके लेके आए हैं तो नहीं लेना चाहिए, अपने हिसाब से नहीं लेना चाहिए ये चीज़ें। बिल्कुल। और डॉक्टर श्रुति गोरा, जब मैंने अभी स्ट्रेस की भी बात की और तमाम जो उम्र को लेकर हम बात कर रहे हैं, मुझे थोड़ा समझाइए कि होम्योपैथी किस लेवल तक मदद कर सकता है। अब जो मान लीजिए हेरिडिटरी जिनके बाल कम हैं, क्या वो पहले से ही होम्योपैथी का सहारा ले सकते हैं? जी हाँ, होम्योपैथी हेयर लॉस में हमारे पास जो मैक्सिमम हमारी ओपीडी, जनरल ओपीडी जब हमारी चलती है तो हमारे पास 50% पेशेंट सारे हेयर फॉल के ही आते हैं, हेयर लॉस के ही आते हैं। और होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी हद तक हेल्प भी कर पाती है। अब इसमें एक्चुअली ये थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि रीज़न, रूट कॉज क्या है, किस जैसे हमने तमाम रीजंस की बात करी कि हेरिडिटरी जिसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, या कोई मेडिकेशन की वजह से, हार्मोनल की वजह से हेयर लॉस हो रहा है, तो हम लोग उस रूट कॉज को ट्रीट करते हैं। साथ में होम्योपैथी में बहुत सी इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं जिसमें हम पूरा अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट पेशेंट्स को देते हैं, उनका पूरा केस हिस्ट्री लेकर, और तो काफ़ी सारा हो जाता है। पर अब इसमें कुछ चीज़ें ये भी जानना ज़रूरी है कि कई बार ये हमारा जो हेयर ग्रो कर रहे हैं वो हमारे हेयर फॉलिकल्स जो हमारे स्कैल्प में है वहाँ से हेयर ग्रो कर रहे हैं। तो अगर हमारा कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जब हेयर फॉलिकल्स हमारे बिल्कुल डेड हो चुके हैं तो वहाँ हमारा हेयर नहीं आ सकता, ठीक है। और अगर जैसे हेरिडिटरी केसेस में बात करेंगे तो उस चीज़ को हम सिर्फ डिले कर सकते हैं। जो हमारे जीन्स हैं वो हम उसको बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है जब हेरिडिटरी केसेस में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जीन्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारे हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक कर दिया है। श्रिंक कर दिया तो हमारा बाल कहाँ से उगेगा। तो अगर आप प्रॉपर हमारी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो कुछ हद तक हम उस चीज़ को डिले कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उस चीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। पर जहाँ जहाँ जो ऐसे केसेस हो गए, जैसे कुछ फीमेल्स को जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, थायराइड की प्रॉब्लम है, एनीमिया की प्रॉब्लम है, तो साथ में अगर हम इनका ये सारे पैरामीटर्स कंट्रोल हो जाते हैं, ये चीज़ें ट्रीट कर देते हैं, तो साथ ही साथ देखते हैं कि हेयर फॉल में भी ये चीज़ उनको फ़ायदा हो जाता है। और जहाँ तक इमोशनल स्ट्रेस जो एक बहुत बड़ा रीज़न है आजकल हेयर फॉल का, तो स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए भी हमारे पास, जैसे हमारी बॉडी की एबिलिटी बढ़ाने के लिए कि हम स्ट्रेस से कोप अप कर पाए, उसके लिए भी हमारे पास होम्योपैथी में काफ़ी सारी मेडिसिन हैं। तो बेसिकली हम लोगों को रूट कॉज देखना है कि किस वजह से हेयर फॉल हो रहा है और उसी को हम लोग ट्रीट करते हैं, तो हमारे पास काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते भी हैं हेयर फॉल के। डॉक्टर रघुवंश जी, कुछ और चीज़ें हैं जो लोगों के बीच काफ़ी चर्चा में रहती हैं, वो क्या सच्चाई है उनके पीछे, वो मैं समझना चाहूँगी। प्याज, कहा जाता है प्याज का रस लगाइए तो बाल नहीं झड़ेंगे। एक है ऑयल लगाने को लेकर, कि ऑयलिंग को लेकर भी लोगों में है कि कई लोग कहते हैं नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कई कहते हैं कि नहीं अच्छा कंडीशनर होता है, बालों को मजबूती देता है। और तीसरा हिना लगाने से कई लोगों का मानना है कि ठीक है हिना से कलर आएगा लेकिन वो बालों को बहुत ड्राई कर देता है। तो ये 3 चीज़ों के बारे में आप क्या बताएंगे, क्या सच्चाई है? कई तो भ्रांतियां हैं, इसमें कोई सच नहीं है। बहुत सी भ्रांतियां भी हैं और सच्चाई और उसके बीच में, दोनों के बीच में कहीं सच्चाई कहीं बीच में है उसके। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं मानता हूँ, ये जो ट्रेडिशनल कोई चीज़ भी प्याज यूज कर रहे हो या आलू, फॉर एग्जांपल आलू, इसका कोई रोल नहीं है, कुछ भी यूज करो, एटलीस्ट दे आर नेचुरल, दे आर फार बेटर देन यूजिंग ए केमिकल। कितना लाभ है हानि भी चर्चा करेंगे हम। प्याज का हेयर फॉल रोकने में कितना रोल है ये बताना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि उस पर कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेड मैंने अभी स्टडी नहीं किया। बट एक चीज़ ज़रूर है, ईचिंग हो रही है, कोई इस टाइप का डैंड्रफ वाला इशू, अगर प्याज के रस को उसमें आप अप्लाई करते हो तो उसके अंदर एलिसिन होता है प्याज में। अच्छा। एलिसिन का जो रोल ज़रूर है कि वो थोड़ा सा ईचिंग और जो डैंड्रफ पे थोड़ा सा उसका एंटी डैंड्रफ उसका इफेक्ट होता है। ऑयल्स में बहुत पूरा मार्केट जो है ऑयल से भरा पड़ा है। अगर जब भी मैंने पहले भी कहा, जब भी आप ऑयल को देखो उसका इंग्रेडिएंट चेक करो। Most of oil is coming with the mineral oil. They are a petroleum product. They are harming your hair instead of nourishing your hair. तो हमेशा जब ऑयल चूज करें, सबसे अच्छा ऑयल तो अपने घर में जो है, नहीं तो तिल का तेल पिसवा लीजिए। तिल का तेल, सिसमी ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल हेयर के लिए। इसके बाद बेस्ट ऑयल है कोकोनट ऑयल, आप वो ले लीजिए। अब मार्केट से कोकोनट ऑयल लेंगे, उसमें भी देखेंगे आप पैराफिन मिलेगा। तो पैराफिन क्या है? दैट इज़ आल्सो हार्मफुल फॉर योर हेयर। जो ऑयल को चूज करिए, आपके नहीं कुछ है समझ में आ रहा है, घर का जो आप खाने वाला तेल है ना वो यूज करिए, जो आप खा सकते हो, लगा भी सकते हो, है ना, जो आपको स्टमक को हेल्दी बना रहा है, आपको हेयर को भी हेल्दी बनाएगा।
तो हेयर ऑयल को चूज करते समय अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करिए, उसके इंग्रेडिएंट पढ़िए और उसमें क्या क्या है तब यूज करिए। तीसरी बात जो है आपने जो हेना को लेकर बताया, हाँ ऑफ कोर्स हेना जो है वो ड्राइनेस क्रिएट करता है। तो जब भी आप हेना को यूज करें उसके बाद ये थोड़ा सा ये रहता है कि आप एलोवेरा का एक पल्प बना लें। एलोवेरा जो होती है ना घर में सभी लगा सकते हैं उसको। एलोवेरा का पल्प निकाला, उसमें थोड़ा सा हनी डाला और थोड़ा सा दही, उसका एक पेस्ट तैयार किया और पेस्ट तैयार करके बालों में लगा करके आधे 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। हेना लगाने के बाद मैं बता रहा हूँ, छोड़ने के बाद उसको जो है आप रीठा से वॉश कर दीजिए। जो ड्राइनेस वाला जो इसका इफेक्ट हेना का था वो खत्म हो जाएगा। बट हिना अपने आप में इफेक्टिव है। जो आप कलर यूज कर रहे हो उसमें अमोनिया है, 50 तरीके के केमिकल है, उससे तो बेटर है हिना यूज करना। और हिना की वजह से जो ड्राइनेस आ रही है, ये जो मैंने आपसे बताया उसको आप दूर कर सकते हो। बिल्कुल। एक कॉलर और हैं, शशिकांत जी ने हमें कॉल किया है। शशिकांत जी शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। क्या प्रश्न है आपका, पूछ सकते हैं। मैडम नमस्ते, मैं शशिकांत बोल रहा हूँ। मैडम मेरा प्रश्न ये है कि पहले मेरे बाल जो है ना बिल्कुल भी नहीं झड़ते थे जी, ऐसे बहुत घने बाल थे, लेकिन इस समय क्या है मैडम कि बीच से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है, हल्का हल्का। जी, आपकी क्या एज है अभी? तो मेरी मेरी मैडम 37 ईयर। ठीक है शशिकांत जी, आपकी फैमिली में भी ऐसा रहा है, आपके पिताजी को या आपकी फैमिली में? फैमिली में मैडम तो आगे से झड़ रहे थे, लेकिन मेरे मैडम बीच से झड़ रहे हैं। ठीक है शशिकांत जी। डॉक्टर बर्मन? तो ये वही है नॉर्मल जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जो है उसके पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे पैटर्न्स है, उसको हम क्लासिफिकेशन हैमिल्टन पैटर्न्स के हिसाब से हैमिल्टन की पैटर्न होते हैं। तो क्योंकि 37 साल उम्र अभी शुरू हुआ है, तो कुछ किया जा सकता है अभी ताकि प्रोसेस आपने जैसे बताया था वही करना है। वही करना है। हम रेगुलर वही मिनोक्सिडिल जो आपकी सर्कुलेशन बढ़ाने वाले लगाने हैं, साथ में एंटी एंड्रोजेंस अगर आप यूज़ करेंगे तो ये कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल प्रोसेस है। और ये जो जैसे इन्होंने बताया कि किसी का आगे से निकलते हैं, किसी का बीच में से जाते हैं, दोनों ये सिर्फ पैटर्न के फ़र्क है, लेकिन बीमारी सेम है। ठीक है। और डॉक्टर श्रुति आपने भी बताया था कि इस तरह का जो पैटर्न है उसमें भी होम्योपैथी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकती है होम्योपैथी मदद। इनको मतलब किसी होम्योपैथिक विशेषज्ञ से जाएं, अपना केस दें और होम्योपैथिक मेडिसिन साथ साथ लें, क्योंकि इनका प्रोसेस डेफिनेटली डिले हो जाएगा। ठीक है। प्रॉपर टिपिकल एक मेल पैटर्न बाल्डनेस जिसको ये बता रहे हैं ना, ऊपर से क्राउन ऑफ द हेड से बाल जा रहे हैं, एक मेल पैटर्न बाल्डनेस ही है। और फादर का भी बता रहे हैं कि फादर के आगे से रिसीडिंग हेयर लाइन और क्राउन से जाना, ये टिपिकल मेल पैटर्न बाल्डनेस के ही लक्षण है। तो ये साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन लें और थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंजेस हम सब यहाँ पर बात कर रहे हैं उनको करें, तो इनका ये है कि हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी हद तक। ठीक है। और डॉक्टर श्रुति मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगी, जैसे हमारा खुद का भी काम है, हम सब प्रेजेंटेबल लगना चाहते हैं, बालों में भी हम जानते हैं, आपने सैलून की बात एक पूछी भी थी, हम प्रेसिंग कर रहे हैं, हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो इसमें क्या खास बात ध्यान में रखी जा सकती है? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बच्चों के भी जो बाल हैं, मैं छोटी बच्चियों की बात करूं, बहुत टाइट टाई किए जाते हैं, उनके भी हेयर स्टाइलिंग होती है। ये चीज़ें कितने हद तक नुकसान पहुंचाती हैं? बहुत हद तक नुकसान। इसके लिए जो हमारी मेडिकल टर्म है ट्रैक्शन एलोपेशिया जिसको कहते हैं, हमारे जो हेयर स्टाइलिंग हम लोग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, एकदम टाइटली हेयर बांधना, और ये जो हेयर अब्यूज़ हो रहा है हमारे हीटिंग इक्विपमेंट से, तो इसमें देखिए अब बिल्कुल अवॉइडेबल तो नहीं है। हम जिस एज में रह रहे हैं, जिस युग में रह रहे हैं तो इट इज़ नॉट कम्प्लीटली अवॉइडेबल, पर फिर भी हम इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, काफ़ी हद तक लिमिट कर सकते हैं। कि ये 2 चीज़ें जानना ज़रूरी है कि जो हमारा हेयर है, हेयर फॉलिकल हमारा डैमेज नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग सैलून विजिट कर भी रहे हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम कोई भी अगर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, एक तो उसका हम इंग्रेडिएंट चेक करें, गूगल करें उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, उनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और दूसरा, आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप ये अपने सैलून वालों को बोल के रखें कि भाई आप मेरे हेयर रूट्स को बचाकर आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। एक तो आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ करना है, दूसरा आपके रूट्स नहीं डैमेज होने चाहिए। जो हमारा हेयर फॉलिकल है, अगर वो डैमेज हो गया, उसके अंदर स्कैरिंग हो गई, तो फिर आपका हेयर दोबारा रीग्रो कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा हेयर हमारे हेयर फॉलिकल से करता है। तो ठीक है, उसके बाद एक तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि जनरली आप इवन जब आप ब्लो ड्राई भी कर रहे हैं या अगर आप हेयर स्ट्रेटनिंग की बात करूँ मैं करते हैं, तो आपको एक ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एकदम रूट से ना करें। ठीक है, हमारा हेयर फॉलिकल डैमेज ना हो। अगर आप कर भी रहे हैं तो ये एंड्स हैं हमारे हेयर के,
और हमारा हेयर का जो स्ट्रक्चर है वो केराटिनिक प्रोटीन है उससे बना हुआ है। तो आप अपना डाइट में थोड़ा इंटेक उस हिसाब से अपना डाइटरी इंटेक प्रोटीन का, कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी, बायोटिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, इन चीज़ों को थोड़ा इंक्रीज़ करें। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है लड़कियों में भी, ये जैसे हमारे अभी शो में भी काफ़ी सारी 17-18 साल की लड़कियां की हेयर फॉल, तो एक आजकल लड़कियों के अंदर डाइटिंग, क्रैश डाइटिंग का भी चलन आ गया। फास्ट फूड आप खा रहे हो तो न्यूट्रिएंट्स तो पूरे नहीं आए। तो अब ये चीज़ें बिल्कुल, क्योंकि जैसे सैलून का अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, तो पर अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि हमारे हेयर फॉलिकल्स डैमेज ना हो, हमें रूट से कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना है। और कलरिंग, जिसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि है ना, फिर भी ठीक है, नेचुरल है। आप उसके बाद उसके लिए अपने बालों को मॉइस्चराइज, कंडीशन करने के लिए आप घर की चीज़ें लगा सकते हैं, या अपनी डाइट में भी अगर आप ओमेगा 3 का उपयोग करते हैं तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल ऑयल्स हमारी बॉडी को मिलते हैं। साथ ही साथ कुछ एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जैसे टी ट्री ऑयल हो गया, लेवेंडर ऑयल हो गया, उनकी अगर हम थोड़ा हल्के हाथ से अपने रूट्स की मसाज करते हैं तो ये एक ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो वहाँ थोड़ा हमारे हेयर का नरिशमेंट मिलता है और प्रोटेक्शन मिलता है। तो इन चीज़ों का हम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, 2 कॉलर और हैं हमारे साथ। ओमकार ने यूपी से और नीलेश चौधरी ने महाराष्ट्र से हमें कॉल किया है। ओमकार जी, पहले मैं आपका प्रश्न लूंगी, बताइए। स्वागत है आपका, क्या प्रश्न है आपका? मैडम हेलो जी ओमकार जी, सवाल पूछिए आप। जी नमस्ते मैडम। नमस्कार, बताइए। जी मैं अपने बालों के थोड़ा समस्याओं से परेशान हूँ। मेरे बालों में ढेर सारा रोसी हो जा रहा है। इस समय मुझे हर दूसरे दिन शैम्पू का यूज करना पड़ जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे मेरे बाल जो हैं इतने मतलब कमजोर होते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे रूट से लेकर के पूरा बाल कमजोर होते जा रहे हैं, बहुत पतले पतले होते जा रहे हैं। पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा अच्छे हो गए। ठीक है, आपकी एज क्या है ओमकार जी? जी 27 है मैडम। डॉक्टर बर्मन। ओमकार जी, आपकी जो समस्या है जो आप हमें बता रहे हैं, एक तो डैंड्रफ है और दूसरा बाल थोड़ा सा पतला हो गया, आप यही कह रहे हैं ना? तो इसका जो मेन कारण होता है, देखो डैंड्रफ जो है विंटर सीजन में थोड़ा बढ़ जाता है, हम सब जानते हैं विंटर सीजन में थोड़ा बढ़ जाता है। और जो है अगर आप गर्म पानी से नहाते हो उससे और एग्रीवेट कर जाते हैं। तो क्योंकि जैसे भी हमारा किसी भी चीज़ से स्किन डैमेज होता है वो उसके ऊपर के लेयर निकलते हैं। तो अगर आप गर्म पानी की वजह से थोड़ा सा भी आपकी स्किन ऊपर के हिस्से को डैमेज होता है तो वो एज ए डैंड्रफ बन के निकलेगा। और आपके सिर पे है तो हेयर की वजह से वो वहीं पे रह जाते हैं। अगर बाकी बॉडी की तो हम निकल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन सिर वाले तो पता चल जाता है, मतलब रह जाते हैं। इसलिए आपको डैंड्रफ के रूप में आते हैं। तो इसमें शैम्पू करना, रेगुलर शैम्पू करना, ऐसा कोई गलती नहीं है उसमें। हम लोग चाहते ही हैं जब आप अपनी बॉडी में रोज़ साबुन लगा के नहाते हो तो उसी तरह से आपके सिर को भी किसी न चीज़ से धोना ज़रूरी है, क्योंकि वो हेयरी एरिया है तो इसलिए वहाँ के प्रोडक्ट अलग है। बॉडी के लिए आपकी साबुन है और हेयरी एरिया के लिए आपकी शैम्पू है। तो उसी हिसाब से आप रेगुलर शैम्पू करने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे ऑल्टरनेटिव शैम्पू करो, अगर उससे आपकी डैंड्रफ कंट्रोल रहते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अगर नहीं हो सकता इवन डेली भी कर सकते हो आप, उसमें कोई नुकसान नहीं है। और जो बाल पतला होना है, प्रॉब्ली आपकी एज जो बढ़ रहा है वो थोड़ा सा एजिंग के हिसाब से चेंजेस हो रहा है बस। ठीक है, एक नीलेश चौधरी एक कॉलर जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से। नीलेश, आपका भी स्वागत है, क्या प्रश्न है आपका, बताइए। हाँ मैडम जी, सवाल पूछिए। मैडम जी, मेरा सवाल है कि जो होम्योपैथी में जो दवाई है उसके नाम क्या है? ठीक है, इस तरह से नाम बताना तो मुश्किल होगा डॉक्टर श्रुति। इस तरह से नाम बताना जी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक मरीज के लिए अलग दवाई होम्योपैथी में बनी है। टेलर मेड पैथी है हमारी होम्योपैथी। आप अपने पास के किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, उनको अपनी समस्या बताएं, उनको अपनी सारी परेशानियां बताएं, अपना केस दें और वो आपको डेफिनेटली हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सी दवाइयाँ हैं और सारी दवाइयाँ इक्वली इफेक्टिव हैं, पर वो आपके लिए इफेक्टिव तब होंगी जब वो आपके लिए एकदम बेस्ट दवाई चुनी जाएगी। और यही चीज़ है जो एक बार फिर से इस सवाल के जरिए हम लाना चाहेंगे। मेरे साथ तीनों ही स्वास्थ्य विशेषज्ञ एक ही राय रखेंगे। मुझे लगता है कि किसी दूसरे पेशेंट का या अपने पड़ोसी, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार से कोई दवाई पूछ के ले लेना वो ठीक नहीं है, क्योंकि चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, वो हर पेशेंट के हिसाब से दवाई बताएंगे, उसकी तमाम हिस्ट्री जानते हैं, उनके यहाँ तक कि बिहेवियर, उनके नेचर के बारे में समझते हैं, उसके बाद आपको
दवाई कहीं ना कहीं दी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका असर आपको दिखाई दे। इसलिए किसी के भी कहने से दवाई ले लेना बिल्कुल वो ठीक नहीं होगा। डॉक्टर रघुवंशी, जब हम बात कर रहे हैं सप्लीमेंट्स की, जैसे मैंने बात की, आप क्या राय देंगे थाली में क्या क्या होना चाहिए दिन भर में ताकि प्रोटीन भी मिल जाए, आयरन भी मिल जाए, तमाम आप फैटी एसिड्स की भी बात कर रहे हैं, विटामिन की बात कर रहे हैं, क्या खाएं बालों की सेहत के लिए? देखिए ऐसा है कि ये आम आदमी के लिए वैसे तो बड़ा आसान है कि वो जो चार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सभी चीज़ होनी चाहिए, लेकिन आम आदमी को ये समझना बड़ा मुश्किल है ना कि इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, कितना प्रोटीन है, कितना विटामिन, कितना मिनरल है। आयुर्वेद में बड़ा बेसिक फंडामेंटल दिया है कि निरंतर षड रसात्ता भाम, हमेशा 6 रस का सेवन करना चाहिए। और उसमें कैसे करें, आपकी जो थाली है जिसमें मैक्सिमम कलर आ जाए, वाइट भी हो, रेड भी हो, ब्लू भी हो, ग्रीन भी हो, येलो भी हो, तो आप अपने थाली को ऐसे सजाएं उसके अंदर कलर का प्रपोर्शन लगभग लगभग इक्वल हो, बस और कुछ मत करिए आप। येलो से आप दाल ले लीजिए, वाइट से आप जो है आपका चना स्टार्च वगैरह आ गया, ग्रीन से आपका जो है सब सलाद वगैरह आ गया। जितना ही कलरफुल आप बनाएंगे आप अपने थाली को, वो लगभग आपका प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। तो नंबर 1, और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मत सोचिए आपको कितना प्रोटीन खाना, कितना विटामिन खाना, कितना मिनरल खाना, बस एक ही चीज़ सोचिए, अपने थाली को कलरफुल बनाइए। जितना कलरफुल आपका डाइट होगा उतना ही न्यूट्रिएंट आपके बॉडी में जाएगा। फास्ट फूड से कलर नहीं लेके आने, ना फास्ट फूड तो वो जो कैलोरी वैल्यू ले आएंगे, ऐसे कैलोरी वैल्यू है लेकिन उसके अंदर मिनरल नहीं है, कुछ भी विटामिन नहीं है, सब डेड है, तो उसको तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, उसमें उसके बिना तो कुछ संभव नहीं है। बाकी एक्सटर्नल एप्लीकेशन वो सब तो फिर दिखावा हो जाएगा कि वही चीज़ है, आपने पत्ते को पेड़ के साफ तो कर रहे हैं लेकिन रूट में कुछ दिया ही नहीं, तो पत्ते को पानी देने से थोड़ी जो है पेड़ बढ़ जाएगा, आपको रूट जड़ में डालना पड़ेगा ना। तो रूट इज़ योर गट, तो यू हैव टू नरिश, यू हैव टू फुल योर गट विद द हेल्दी डाइट। वो आपके जो है ब्रांचेज, जो हेयर है, स्किन है, उसमें आपको ग्रो करेगा, उसमें आपके साइननेस लाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक कॉलर है पराग ने हमें कॉल किया है, गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं। पराग, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, क्या प्रश्न है आपका, बताइए। जी, मेरा में प्रश्न है कि मेरे पिताजी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं और मेरी आयु 13 साल की है और मैं भी उस बिजनेस के साथ जुड़ा हूं, और दिन भर काम करने की वजह से धूल मिट्टी और वजह से बाल कड़क हो जाते हैं और रोजाना डेली से शैम्पू करना पड़ता है। तो इसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि मेरे पिताजी को भी वी आकार से बाल झड़ने की समस्या है, और वो समस्या मुझे हो सकती है। ठीक है पराग। डॉक्टर बर्मन, 13 ही साल उम्र है इनकी और अच्छी बात है, अभी से ये चिंता कर रहे हैं। नहीं, जो बी आकर से थोड़ी मुझे ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि बाल झड़ने की समस्या आ रही है। ठीक है। नहीं, जो बी आकर से बाल झड़ना तो वही एंड्रोजेनिक वाले कंडीशंस में पहुंच जाता है, जो फैमिली पे जो नॉर्मल पैटर्न होते हैं। तो ये अगर आपकी फादर को है तो आफ्टर सर्टेन एज, कुछ एज के बाद आपकी हो सकता है, हम उसमें मना नहीं कर सकता, नहीं होगा तो हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि उस एज में आप भी जाएंगे तो आपकी भी हो सकता है, क्योंकि ये नॉर्मल पैटर्न हेयर लॉस है। बाकी जो धूल मिट्टी जो आप जिस तरह से साफ़ कर रहे हैं उसको साफ़ करते रहिए और आपके हेयर की केयर करिए, वो उतना ज़रूरी है बस आपके लिए, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। हाँ पराग, वो सारी बातें हैं जो अभी तक हमें तमाम डॉक्टर्स बता चुके हैं तीनों ही, कि न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, अच्छा पोषण आपको मिलना चाहिए। और जब शैम्पू की बात आप कह रहे हैं, आप डेली शैम्पू करते हैं, धूल क्योंकि ज़्यादा होती है, तो शैम्पू में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या कुछ है, वो ज़रूर चेक करिए। अच्छा शैम्पू इस्तेमाल कीजिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, स्ट्रेस से दूर रहिए। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि आपके बाल जो है वो ज़्यादा समय तक सेहतमंद बने रहेंगे। और क्योंकि समय यही पूरा हो गया है, फिलहाल मुझे कार्यक्रम को समेटना होगा। इसमें ये भी है कि कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हेयर फॉल या हेयर की प्रॉब्लम एज ए डिजीज़ नहीं कभी सोचना चाहिए, उसको लेकर के स्ट्रेस मत लीजिए। हेयर है, ठीक है, हेयर इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके लिए चिंता क्यों करना। हाँ, कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है वो कॉस्मेटिक, ठीक है, आप उसमें जा सकते हैं। अदरवाइज़ हेयर फॉल को लेकर के स्पेसिफिक फंगल इन्फेक्शन है, कोई इन्फेक्शन हो तो अलग है, अदरवाइज उसको लेकर के मेरा तो सलाह है उसके बाद बिल्कुल चिंता मत करिए। चिंता करेंगे तो और हेयर फॉल होगा। स्ट्रेस फ्री रहिए, हेल्दी डाइट लीजिए, मस्त रहिए। इवन डिजीज वाला हेयर फॉल तो स्पेसिफिकली पता चल ही जाता है। सोरियासिस हो गया, एक्जिमा या फंगल इन्फेक्शन है तो उसको अगर कोई बीमारी की वजह से हेयर फॉल है तो वो ज़रूर उसका ट्रीटमेंट करवाइए और वजह का पता करिए, वरना आप बिल्कुल चिंता मुक्त रहिए। पराग, आपके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। डॉक्टर बर्मन आपका, डॉक्टर रघुवंशी आपका, डॉक्टर श्रुति गौर, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आयुष्मान भव में जुड़ने के लिए। इसी के साथ फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। बालों की सेहत को लेकर अपनाइए आज दी गई सलाह और सुझाव, और रहिए खुद को भी स्वस्थ रखिए और अपने बालों को भी बिल्कुल स्वस्थ रखिए।
अगले अंक में जब हम जुड़ेंगे तो बात करेंगे किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी की समस्या की, जो आजकल काफ़ी आम हो गई है और हमें किडनी स्टोन की समस्या बड़ी संख्या में देखने को मिल रही है। तो फिलहाल इसके क्या है कारण और कैसे इसका इलाज किया जा सकता है, कैसे जो पथरी की समस्या है उससे दूर रहा जा सकता है, तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे आयुष्मान भव में अगले शनिवार दोपहर 1 बजे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। फिलहाल आयुष्मान भव में इतना ही। इस कार्यक्रम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। अपनी सलाह, सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसका हम इंतजार करते हैं। अपने अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।